तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। ये कहते हुए तिर्मिक राव का लहजा तल्ख हो गया था। यासीन खान भी गजब का चालाक था। उसने तिर्मिक राव की तल्ख और नागवार गुफ्तगू सुनकर इस तरह सर झुका लिया जैसे वो वाकईतन नवाब हैदर अली ही है। यासीन खान ने खामोशी ही में आफियत समझी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी हरकत से तिर्मिक राव को शक हो जाए और फिर सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। यासीन खान की चाल ये थी कि तिर्मिक राव उसे उस वक्त तक हैदर अली समझता रहे जब तक वालिय मैसूर अपनी मुंतशिर ताकत को समेटकर दोबारा जंग के लिए तैयार न हो जाए। इसलिए यासीन खान अक्सर औकात खामोश रहकर अपनी शख्सियत को पर्दे में छुपाए रहता था। आज भी जब तिर्मिक राव ने उसे तंबीह की तो वह हस्बे साबिक अपने होंठों पर मोहर खामोशी लगाए दुश्मन की सारी गुफ्तगू सुनता रहा। नवाब, ये मेरी तरफ से आखिरी मोहलत है, इसके बाद मैं कोई उज़्र नहीं सुनूंगा। ये कहकर तिर्मिक राव यासीन खान के खेमे से निकल गया। मरहट्टा सालार के जाते ही यासीन खान ने दिल ही दिल में तिर्मिक राव को कई गलीज गालियां सुना डाली। हरामकार, तू नवाब बहादुर के हरम को कैदी बनाकर पेशवा के दरबार में पेश करेगा। तेरी ये हसरत दिल की दिल में ही रह जाएगी और तू वालिय मैसूर की गर्द को भी नहीं पा सकेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था और तिर्मिक राव की दी हुई मोहलत में 1 दिन बाकी था कि यासीन खान का राज फाश हो गया। वाकया यूं था कि पूर्णिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हिंदू नौकरानी आरती मुसलसल इस टो में लगी हुई थी कि नवाब हैदर अली के बारे में कोई खबर मिले और वो उस खबर को पूर्णिया तक पहुंचाकर अपने आशिक की नजरों में सुर्खरू हो जाए। इत्तेफाक से एक दिन नवाब हैदर अली की कनीज़े खास शमसा उसे मिल गई। शमसा आरती की शनासा थी। शमसा उस वक्त वालिय मैसूर के लिए खाना लेकर जा रही थी। आरती ने जब उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो शमसा रवादारी में ये बात कह गई कि वो नवाब बहादुर और शहजादे के लिए खाना लेकर जा रही है। आरती को गौहरे मुराद मिल गया। शमसा के जाते ही वो दीवाना वार भागती हुई राजमहल पहुंची और पूर्णिया को बता दिया कि नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान किले में किसी खुफिया मकाम पर मौजूद हैं। आरती की इस इत्तला से मैसूर की रानियों में सफ़े मातम बिछ गई और एक बार फिर उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। रानी लक्ष्मम्मा ने फौरन कृष्ण राव को श्री रंगनाथ के मंदिर भेजा और फिर एक हिंदू पुजारी ये खबर लेकर तिर्मिक राव की उस फौज तक पहुंचा जो दारुल हुकूमत से 15 मील के फासले पर खैमजन थी। फिर ये खबर सिपा सालार तिर्मिक राव तक पहुंच गई कि नवाब हैदर अली किले में मौजूद है। तिर्मिक राव गुस्से से कांपता हुआ यासीन खान के खेमे में दाखिल हुआ और गरज कर बोला, बहरूपिये, मुझे बता कि तू कौन है। यासीन खान तिर्मिक राव के लहजे से समझ चुका था कि उसका राज फाश हो चुका है, इसलिए वो बड़े तहकीर आमेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। तिर्मिक राव, तुझे बहुत देर में खबर हुई कि मैं कौन हूँ। पहले मैं तेरे नवाब को जंजीर पहना दूं, फिर तुझे बड़ी दर्दनाक सजा दूंगा। ये कहकर तिर्मिक राव यासीन खान के खेमे से निकल गया। मरहट्टा सालार आलमे वहशत में अपने सर के बाल नोच रहा था। अफसोस, मैंने कैसा कीमती वक्त जाया कर दिया और 1.5 माह तक एक बहरूपियों को नवाब हैदर अली समझता रहा। फिर वो शदीद हालत गजब में अपना पूरा लश्कर समेटकर सरंगापटम की तरफ बढ़ा और दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया। मरहट्टों ने कोहे गरी कटा पर कब्जा कर लिया था और वहाँ से किले पर गोलाबारी कर रहे थे, जिससे हैदर अली की फौज को सख्त नुकसान पहुँच रहा था। मजबूरन वालिय मैसूर ने खुले मैदान में तिर्मिक राव से मुकाबला करने का फैसला किया। जब मोहम्मद अली कमींदान को हैदर अली के इरादे का इल्म हुआ तो उसने इजाजत चाही कि पहले उसे किस्मत आजमाई का मौका दिया जाए। नवाब हैदर अली की तरफ से इजाजत मिलते ही मोहम्मद अली कमींदान मुंतखब सिपाहियों का एक दस्ता लेकर किले से बाहर निकला। उसके तमाम सिपाही मरहट्टों का लिबास पहने हुए थे। मोहम्मद अली कमींदान गहरे जंगल से निकलकर पहाड़ी पर आया और मरहट्टा सिपाहियों को इत्तला दी कि तिर्मिक राव ने ताजा दम फौज भेजी है, इसलिए वो लोग कुछ दिन आराम करेंगे और नए सिपाहियों को लड़ने का मौका दें। मरहट्टों ने अपने हम कौम सिपाहियों को देखकर मोर्चा खाली कर दिया और थकन दूर करने के लिए पत्थरों पर लेट गए। मोहम्मद अली कमींदान ने बड़ी आसानी से बेखबर मरहट्टों को मौत की नींद सुलाकर गरीगट्टा की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया, मगर दुश्मन की टड्डी दिल फौज का मुकाबला आसान नहीं था। मजबूरन रात ही रात में मोहम्मद अली कमींदान ने मरहट्टों से छीनी हुई छोटी तोपें सरंगापटम रवाना कर दी। बड़ी तोपों को नाकारा बना दिया और पहाड़ी मोर्चा तोड़कर खुद भी सुबह होते होते दारुल हुकूमत पहुंच गया। नवाब हैदर अली ने बड़े वालेहाना अंदाज में मोहम्मद अली कमींदान का इस्तकबाल किया। तिर्मिक राव पहले ही मोहम्मद अली कमींदान की तरफ से जला बना बैठा था। जब उसे गरीगट्टा की शिकस्त की खबर मिली तो मरहट्टा सालार ने पंडारी सवारों को हुक्म दिया कि वो सरंगापटम के तमाम नवाही इलाकों को लूट कर इस तरह वीरान कर दें कि हैदर अली तक किसी किस्म की रसद न पहुंच सके।
इत्तेफाकन 2 दिन बाद ही हिंदुओं का एक खास त्योहार आ गया, जिसमें 2 दरियाओं के संगम पर गुस्ल करने को बड़ी सादत समझा जाता था। नतीजतन तिर्मक राव अपनी तमाम फौज लेकर दरियाए कावेरी के दुआबे पर नहाने के लिए पहुंचा। अब उसे रियासत मैसूर की खुशनसीबी ही समझा जाए कि नवाब हैदर अली ने अपनी जंगी जरूरत के तहत पहले ही से यहाँ एक कमीनगाह तैयार कर रखी थी। तिर्मक राव के गुस्ल की खबर सुनकर नवाब हैदर अली एक खुसूसी दस्ते के साथ उस कमीनगाह तक पहुंच गया। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान रात ही से अपनी फौज लेकर एक खुश्क नाले में बैठ गया। गोया ये एक तवीलो अरीज और कुदरती खंदक थी जिसका इल्म तिर्मक राव को नहीं हो सका था। नवाब हैदर अली ने मोहम्मद अली कमीनदान और पंडारों के सरबराह गाजी खान को हुक्म दिया था कि तिर्मक राव जैसे ही दरियाए कावेरी के संगम पर पहुंचे, किसी ताखीर के बगैर उस पर हमला कर दिया जाए। उस जमाने में पंडारों की बहुत कसरत थी और वो हर तरफ फैले हुए थे। हर हाकिम के पास उनकी एक बेकायदा फौज होती थी। पंडारे अपनी लूटमार की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत रखते थे, इसलिए जब कभी जंग होती तो रुपया देकर उनकी खिदमत हासिल कर ली जाती। इस बार नवाब हैदर अली ने भी पंडारों को मुंह मांगी रकम दी थी और उनसे अहद लिया था कि वो तिर्मक राव के लश्करों पर हमला करते वक्त अपनी रिवायती महारत से काम लें। तिर्मक राव इस सूरत हाल से बेखबर कावेरी के संगम पर पहुंचा और बुलंद आवाज से मजहबी अशलोक पढ़ता हुआ दरिया में उतर गया। तिर्मक राव की फौज उसके पीछे खड़ी पहरा दे रही थी कि अचानक मोहम्मद अली कमीनदान ने उस पर हमला कर दिया। मरहट्टों की दूसरी बड़ी फौज हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर कुछ और पीछे थी ताकि जरूरत के वक्त वो अगले दस्ते की मदद को पहुंच सके। जब फजा में हर तरफ बंदूकों की आवाजें गूंजने लगीं, तो तिर्मक राव की फौज का ये पिछला दस्ता अगले दस्ते की मदद के लिए आगे बढ़ा, मगर गाजी खान की पंडारा फौज ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। उस वक्त गाजी खान के हमरा सिर्फ 100 सवार थे। मरहट्टों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पंडारों पर हमला कर दिया। पंडारे कुछ देर तो बड़ी पामर्दी के साथ लड़े और फिर यकायक मैदान से भाग खड़े हुए। मरहट्टे समझे कि वाकयातन पंडारों को शिकस्त हो गई है, इसलिए वो दुश्मन का मुकम्मल खातिमा करने की गरज से पंडारों के ताक़ुब में आगे बढ़े। पंडारे मरहट्टों के साथ बड़ा खौफनाक खेल खेल रहे थे। वो मुसलसल भागते रहे और इस जंगी चाल से बेखबर मरहट्टे आंखें बंद करके उनका ताक़ुब करते रहे, यहाँ तक कि मैदान जंग से मफरूर पंडारे और उनका ताक़ुब करते हुए मरहट्टे उस कमीनगाह तक पहुँच गए जहाँ टीपू सुल्तान अपना लश्कर लिए दुश्मन की घात में बैठा था। फिर जैसे ही मरहट्टा फौज टीपू सुल्तान की जद पर आई, वली अहद सल्तनत ने अपनी कमीनगाह से निकलकर इस कदर जबरदस्त हमला किया कि मरहट्टों के पांव उखड़ गए। फिर जब मोहम्मद अली कमीनदान ने ये अंदाजा कर लिया कि मरहट्टा सिपाहियों की बड़ी तादाद अपने सिपा सालार से दूर हो गई है, तो उसने तिर्मक राव के खास मुहाफिज दस्ते पर भरपूर हमला कर दिया। ऐन उसी वक्त दूसरी तरफ से नवाब हैदर अली अपनी कमीनगाह से बाहर निकला। ये मंजर देखकर मरहट्टों की सफों में इंतशार फैल गया और वो शदीद बदहवासी के आलम में फरार होने लगे। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए नवाब हैदर अली के सिपाहियों ने मरहट्टा फौज पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे दुश्मन के निशान और नकारों के हाथी मारे गए। तिर्मक राव सोच भी नहीं सकता था कि जीती हुई बाजी इस तरह उलट जाएगी। वो अपना गुस्ल नामुकम्मल छोड़कर दरिया से निकल आया और इस तरह घोड़े पर बैठकर फरार हो गया कि उसकी भीगी हुई धोती से पानी टपक रहा था। तमाम मरहट्टा फौज मुंतशिर हो चुकी थी और टीपू सुल्तान के सिपाही दुश्मन के खेमे लूट रहे थे। तिर्मक राव अंधाधुंध भाग रहा था, यहाँ तक कि उसने सरंगापटम से 30 मील दूर वाक़े मोती तालाब पर जाकर दम लिया। बेसुरो सामानी के बावजूद उस जंग में हैदर अली को नुमाया कामयाबी हासिल हुई थी। हजारों मरहट्टे मारे जा चुके थे और 7,000 को कैदी बना लिया गया था। इस सूरत हाल के पेश नजर तिर्मक राव में अब इतना हौसला बाकी नहीं रहा था कि वो दोबारा सरंगापटम पर यलगार कर सके। मजबूरन वो अपनी फौज को लेकर पाई घाट और बाला घाट की तरफ चला गया। तिर्मक राव कुछ इस तरह हैदर अली के इलाकों को वीरान कर रहा था कि उसने मवेशियों के लिए घास तक बाकी न छोड़ी। तिर्मक राव के फरार होते ही नवाब हैदर अली ने टीपू सुल्तान और मोहम्मद अली कमीनदान को पाइन घाट की तरफ रवाना कर दिया। टीपू सुल्तान रायकोटा में खैमाजन हुआ और मोहम्मद अली कमीनदान ने किशनगरी में कयाम किया। अचानक मोहम्मद अली कमीनदान को खबर मिली कि तिर्मक राव का खजाना कनेकदरी के रास्ते से जा रहा है। मोहम्मद अली रात के वक्त किशनदरी से निकलकर कोहमाट के दामन में छुप गया। जब मरहट्टों का खजाना मैदान से गुजरकर दर्राए कोह में दाखिल हुआ तो मोहम्मद अली ने उन पर हमला कर दिया। मरहट्टे इस अचानक हमले से घबराकर भाग निकले। 15-20 के करीब मुहाफिज सिपाही कत्ल कर दिए गए और तमाम खजाना मोहम्मद अली कमीनदान के हाथ आ गया, जिसे लेकर वो किशनगरी पहुंच गया।
जब इस वाक़े की खबर तिर्मक राव तक पहुंची तो उसने अपना खेमा तैमूर घाट से उतारकर कस्बा औतालगरी में कायम किया। दूसरे दिन मोहम्मद अली ने टीपू सुल्तान को इत्तला दी कि मरहट्टा फौज औतालगरी से धर्मपुरी पर हमला करने वाली है। टीपू सुल्तान अपनी फौज लेकर बर्क रफ्तारी के साथ धर्मपुरी की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर वली-अहद सल्तनत ने देखा कि मरहट्टे धर्मपुरी के अतराफ में लूट मार मचाए हुए हैं और लूट का सामान घोड़ों पर लाद रहे हैं। टीपू सुल्तान की हिकमत अमली ये थी कि धर्मपुरी रवाना होने से पहले उसने मरहट्टों का लिबास पहन लिया था और अपने सिपाहियों को भी ऐसे ही लिबास पहना दिए थे। इसी लिबास से टीपू ने फायदा उठाया और अपने लश्कर के साथ खुद मरहट्टों में शरीक हो गया। मरहट्टे टीपू की फौज को भी अपनी ही फौज का एक हिस्सा तस्वुर कर रहे थे। फिर जब मरहट्टे सारा सामान लाद कर आगे बढ़े तो टीपू ने अकब से उन पर एक जोरदार हमला कर दिया। इस अचानक हमले में कुछ मरहट्टे कत्ल हो गए और बाकी सिपाही सारा साजो सामान छोड़कर फरार हो गए। इस लूटमार में 4000 घोड़े, सैकड़ों बैल और 20 हाथी टीपू सुल्तान के हाथ लगे। तिर्मक राव इन पे दर पे हमलों से तंग आ गया। वो जिधर भी जाता टीपू सुल्तान उसका ताक़ुब करता। टीपू और मोहम्मद अली कमींदान मिलकर मुसलसल तिर्मक राव की फौज पर शबखून मार रहे थे। मरहट्टा सालार चाहता था कि हैदर अली उससे खुले मैदान में मुकाबला करे, मगर वाली मैसूर इस हकीकत से बाखबर था कि इस तरह मरहट्टों से जंग करना निहायत खतरनाक है। आखिर हैदर अली ने मसलहत से काम लेते हुए तिर्मक राव से सुलह की दरखास्त की, मगर मरहट्टा सालार ने ये कहकर उसके सफीर को वापस कर दिया कि अगर हैदर अली मुकम्मल तौर पर पूना की अतात कबूल कर ले तो उससे सुलह की जा सकती है। वाली मैसूर को तिर्मक राव की ये जिल्लत आमेज शराइत कबूल नहीं थी। मजबूरन उसने अपने फौजी सरदारों से मशवरा किया। हैदर अली के कई नामवर सालार तो पहले ही पेशवा माधो राव की कैद में थे। जो बाकी रह गए थे वो वसाइल की किल्लत के सबब जंग से उकताए हुए थे। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह जंग बंद हो जाए और वो अपने बीवी बच्चों से जा मिले। उन्हें जंगलों, मैदानों और दरियाओं में भटकते भटकते कई माह गुजर चुके थे। धूप की शिद्दत और मौसम की सख्तियों ने उनके चेहरे तक मस्क कर डाले थे। जब हैदर अली ने उनसे जंग जारी रखने या बंद करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने गर्दनें झुका ली। उनके झुके हुए सर बता रहे थे कि वो शमशीर सिना के खेल से बेजार हो चुके हैं। मोहम्मद अली कमींदान का एक ही जवाब था, एक बार तिर्मक राव के सिपाहियों से हथियारों के बगैर भी लड़ चुका हूँ। मोहम्मद अली ने अपनी गिरफ्तारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर दोबारा भी तलवार छिन गई तो खाली हाथों से लड़ूंगा और उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक तिर्मक राव मेरा सर काटकर अपने किले के दरवाजे पर नहीं सजा देगा। मोहम्मद अली कमींदान के लहजे में ऐसी आग थी जिसे महसूस करके नवाब हैदर अली की आंखें भी गर्म गुबार से भर गईं और फिर हाजरीन ने देखा कि वाली मैसूर की आंखों का यह गर्म गुबार पानी बनकर उसके रुखसारों पर बहने लगा। और फर्जंद, तुम क्या कहते हो? हैदर अली अपने बाएं जानिब बैठे हुए टीपू से मुखातिब हुआ। तमाम सिपाहियों के मुकाबले में मेरी जान पर नवाब बहादुर के ज्यादा हुकूक हैं। टीपू ने अजीब जवाब दिया था, बेटे कहीं ऐसा न हो कि ये हुकूक अदा करते वक्त तुम्हें ये ख्याल आए कि बाप ने अपनी जिदों के बुतकदे में तुम्हारे दिलकश शबाब को भेंट चढ़ा दिया। हैदर अली बड़े संगीन वक्त में अपने 18 साला बेटे का इम्तिहान ले रहा था। मेरी एक एक सांस आपकी अमानत है। ये कहते कहते टीपू की आंखें भी छलक उठी थी। आप खुद मुलाहिजा करेंगे कि इस अमानत को लौटाते वक्त मेरे चेहरे पर कैसी सरशारी होगी। खुदा न करे फर्जंद, खुदा न करे कि बाप के होते हुए तेरे जिस्म पर हल्की सी खराश भी आए। शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर हैदर अली ने आंखें बंद कर ली और इसी आलम में अपने नायब सालार को मुखातिब करते हुए कहा, शजात खान, टीपू को ले जा, इसकी नजर उतार और 100 बकरे उसी वक्त कुर्बान कर दे। नवाब हैदर अली को खुले मैदान में खींच कर लाने के लिए तिर्मक राव हैदर अली की तरफ बढ़ा। वाली मैसूर ने मोहम्मद अली कमींदान को 6000 बंदूकची, 12000 सवार और एक जबरदस्त तोपखाना देकर मरहट्टों पर हमला करने के लिए रवाना किया। मोहम्मद अली गोरख के जंगलों से गुजरकर हैदर नगर की तरफ बढ़ा, मगर घने जंगल के सबब उसे तोपखाना वापस करना पड़ा। जब तिर्मक राव को मोहम्मद अली के आने की खबर मिली तो उसने इस शातिर सिपा सालार की सरकूबी के लिए एक भारी लश्कर भेजा और साथ ही ये ऐलान भी करा दिया, जो शख्स मोहम्मद अली को जिंदा गिरफ्तार करेगा या उसका सर काट कर लाएगा वो पेशवाए पूना की तरफ से एक गिरांबार इनाम का मुस्तहिक करार पाएगा। दोनों फौजों का मुकाबला एक खुले मैदान में हुआ और मोहम्मद अली का पल्ला भारी रहा। हजारों मरहट्टे मारे गए। दूसरे दिन तक तिर्मक राव खुद एक भारी तोपखाना लेकर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने ये बड़ा खौफनाक मंजर था। मोहम्मद अली कमींदान ने तमाम मकतूल मरहट्टों की लाशें जमा करके एक मोर्चा तैयार किया था और इसी की आड़ से उसके सिपाही दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। अपने सिपाहियों की लाशों से बनी हुई दीवार देखकर तिर्मक राव की आंखों में खून उतर आया।
शाम तक मामूली लड़ाई होती रही। इस दौरान तिरमक राव मुनासिब मकामात पर अपनी तोपें नस्ब कराता रहा। रात होते ही मोहम्मद अली कमींदान अपनी फौज लेकर हैदरनगर से निकल गया। जाते जाते अपने जख्मी सिपाहियों से कह गया कि वो इस्तारा पहुंचकर उनके लिए डोलियां भेज देगा। जब सुबह हुई तो मैदान खाली था। तिरमक राव ने शदीद आलमे गजब में मुसलमान जख्मी सिपाहियों से पूछा कि मोहम्मद अली कमींदान कहाँ गया है। सिपाहियों ने बताया कि वो इस्तारा की तरफ गया है। तिरमक राव गुस्से से पागल हो गया। मोहम्मद अली एक बार फिर उसे चक्कर दे गया था। तिरमक राव दिन भर अपने तोपखाने को जमा करता रहा। फिर रात को मोहम्मद अली के ताक़ुब में बढ़ा। इस्तारा पहुंचकर तिरमक राव को मालूम हुआ कि वो एक मर्तबा फिर मोहम्मद अली कमींदान के फरेब का शिकार हो गया है। यहाँ मैसूर के किसी सिपाही का नामो निशान तक न था। मोहम्मद अली कमींदान ने बड़ी होशियारी से मरहट्टों की फौज को कई हिस्सों में बांट दिया था और उसे ये भी मालूम था कि मरहट्टा फौज का बड़ा हिस्सा रायपटन नदी के किनारे खैमाजन है। इसलिए इस्तारा का बहाना करके सीधा मागड़ी के जंगल पहुंचा, जहां शहजादा टीपू सुल्तान पहले से मौजूद था। मोहम्मद अली ने टीपू के साथ मिलकर मरहट्टा फौज पर कई शबखून मारे, जिनके नतीजे में बहुत सा सामान उसके हाथ आया। चंद रोज बाद नवाब हैदर अली भी अपनी फौज लेकर उन दोनों से आ मिला। वाली मैसूर ने मागड़ी के जंगल पहुंचते ही एक नई चाल चली। तिरमक राव की फौज से छिने हुए बैलों के अलावा हैदर अली ने अतराफ से 10,000 बैल जमा किए और फिर उनके सींगों पर कपड़ा लपेटकर उसे तेल से भिगो दिया। फिर आधी रात के करीब हैदर अली की फौज ने मरहट्टा लश्कर का मुहासरा कर लिया और बैलों के सींगों में आग लगाकर उन्हें दुश्मनों के खैमों की तरफ हाँक दिया गया। आग की गर्मी से परेशान होकर बैल चारों तरफ दौड़ने लगे। नींद के खुमार से बोझल मरहट्टे इस सूरत हाल को समझने भी नहीं पाए थे कि आग की तपिश से बेहाल जानवर दुश्मन के लश्कर में घुस गए। फिर देखते ही देखते मरहट्टों के खैमों ने भी आग पकड़ ली। अजीब वहशत का समा था। मरहट्टों के बैलों, घोड़ों और हाथियों ने भी अपनी रस्सियां तुड़वा ली और जिधर मुंह उठा भागने लगे। इस कशाकश में सैकड़ों मरहट्टे सिपाही खौफजदा जानवरों के पैरों में आकर कुचले गए। जब ये जंगी नाटक अपने उरूज को पहुंच गया तो हैदर अली के सिपाहियों ने जंगल की आड़ से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मरहट्टों पर कयामत टूट पड़ी थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तोपें ले जाने के लिए बारबरदारी के जानवर नहीं थे, इसलिए मरहट्टे अपना सबसे ज्यादा ताकतवर असलहा छोड़कर भाग खड़े हुए। फरार होने वालों में तिरमक राव भी था। सुबह जब उसने 10 मील के फासले पर कयाम किया तो उसके पास चंद हजार सिपाहियों के अलावा कुछ नहीं था। नवाब हैदर अली की जंगी चालों ने 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर को तबाह बर्बाद कर डाला था। तिरमक राव ने फौरी तौर पर एक बर्क रफ्तार कासिद भेजकर पूना से मदद तलब की। इसी दौरान पेशवा माधो राव का इंतकाल हो गया और तख्त नशीनी के लिए नारायण राव और गोवा में कशमकश शुरू हो गई। नवाब हैदर अली ने इस सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया और 36 लाख रुपए की अदायगी का वादा करके तिरमक राव से सुलह कर ली। तिरमक राव भी पूना के बिगड़ते हुए सियासी हालात और अपनी अस्करी कुव्वत की कमजोरी के बायस इस सुलह के लिए मजबूर था। तस्खीरे मैसूर का ख्वाब देखने वाला अपने हजारों सिपाहियों को जमीन की खुराक बनाने के बाद नाकाम और नामुराद वापस चला गया। ये जंग 1770 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1774 ईस्वी में इसका खात्मा हुआ। इस 5 साल के तवील अरसे में नवाब हैदर अली कई बार डूबा और कई बार उभरा, यहाँ तक कि उसकी मौत की खबरें भी आम हो गई थीं। फिर जब तिरमक राव पूना वापस जा रहा था तो बैक वक्त नवाब अरकाट, निजाम दक्कन और मैसूर की रानियों के घरों से हसरत और अरमान का धुआं उठ रहा था। आग और खून के दरियाओं से गुजरने के बाद हैदर अली ने मैसूर की तामीर नौ का आगाज किया। इसके साथ ही उसने बेगमात की ख्वाहिश पर टीपू सुल्तान की शादी के फरीजे से भी सुबकदोश होना चाहा। अब वली अहद सल्तनत 22 साल का हो चुका था। हैदर अली के मुकर्रर करदा जासूस टीपू के एक एक लम्हे की खबर रखते थे। तमाम जासूसों की एक ही इत्तला थी कि वली अहद सल्तनत को रक्स सुरूद और शराब नौशी से दूर का भी वास्ता नहीं। हैदर अली से मायूस होकर मैसूर की रानियों ने टीपू सुल्तान को गुमराह करना चाहा था, मगर वली अहद सल्तनत ने उन तोबा शिकन फितनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कृष्ण राव ने कई खूबसूरत हिंदू कनीजें महज इसलिए हरमसरा में दाखिल की थीं कि वो किसी न किसी तरह टीपू को अपने हुस्न का असीर बना लें, मगर कृष्ण राव अपने इस मंसूबे में बुरी तरह नाकाम रहा था। फिर उन हिंदू कनीजों ने कृष्ण राव और रानियों के सामने कसम खाकर कहा था, राजकुमार तो हमारे देवताओं से भी ज्यादा शर्मीला और पाकबाज है, रियाया की एक एक औरत को काबिल एहतराम समझता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।